हेलो एवरीवन। आपका राहुल की विधि पाठशाला में आज फिर से स्वागत है। जैसा आपको पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट और कंप्लेंट केसेस को लेकर के है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोविज़न। तो हमने पहले के सेशन में ये बात किया था कि एफआईआर के बारे में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ एफआईआर। तो एफआईआर को लेकर धारा 154 के अंदर प्रावधान दिया गया है, लेकिन जो एनसीआर है उसको लेकर के धारा 155 में प्रावधान दिया गया है। तो हमने पहले के सेशन में ये बात की कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम इसको धारा 154 को पढ़ते हैं और 155 को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो 154 है जो एफआईआर के बारे में बात करती है, वहाँ पर ये प्रावधान दिया गया है कि जहाँ पर कोई ऐसी सूचना जो कॉग्निजिबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करती हो, वहाँ पर पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि वो एफआईआर दर्ज करे। और उसी तरीके से जहाँ ऐसी सूचना जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करती है, वहाँ पर वो नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट को दर्ज करे। तो जैसे हमने बात की थी पहले कि सेक्शन 2C में कॉग्निजिबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 2L सीआरपीसी के तहत नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। दोनों सेक्शन को देखें, अगर हम धारा इस परिभाषा को देखें तो बुनियादी जो फ़र्क है वो ये कि जो पुलिस के पास जो अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में नहीं होती है। अगर पुलिस को नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट करना है तो उसके लिए उसको पुलिस का तो उसको कोर्ट्स कंसर्न मजिस्ट्रेट की कोर्ट से वारंट या ऑर्डर लेना होता है, लेकिन ऐसा कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर नहीं होता। तो हमने बात की थी कि ये बुनियादी फ़र्क है इन दोनों परिभाषाओं के अंदर, सेक्शन 2C और 2L जो कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल को डिफाइन करती है। सेकंड, आसपास की पैसेज ऑफ द टाइम हमने देखा कि जनरली हम ये जानते हैं कि जिनमें 3 साल से कम की सज़ा है वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर आते हैं, और जो जिनके अंदर ज़्यादा है वो कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर आते हैं। लेकिन ये एक जनरल इन नेचर है, ये इसकी एक्सेप्शन भी है। जैसे हमने बात की थी कि जो मैरिज को लेकर के जो ऑफेंस होते हैं, खासकर सेक्शन 49, 494, 495 एक्सेट्रा, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे 495 आईपीसी का है, जिसमें ये प्रावधान है कि किसी हस्बैंड या वाइफ ने अगर शादी की है और उन्होंने उस शादी से पहले कोई दूसरी शादी की थी और इस फैक्ट को कंसील किया गया है, तो उसके लिए उसमें 10 साल की सज़ा है। लेकिन 10 साल की सज़ा होने के बावजूद ये जो धारा है ये कहती है कि ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, ये कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं है। सो जब भी हम ये देखते हैं कि कॉग्निजिबल ऑफेंस का होना बहुत ज़रूरी है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो बाकी जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हैं उसको 155 के अंदर दर्ज किया जाता है। हमने देखा कि शेड्यूल 1 जो है सीआरपीसी का वो डिफाइन करता है, वो बताता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजिबल हैं, कौन कौन से नॉन कॉग्निजिबल हैं। तो सेक्शन 155 क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस ऑफिसर ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है जिसके अंदर वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस को देखता है, तो वो सारे उस इन्फॉर्मेशन को जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के दरमियान होती है, उसके संदर्भ में होती है, उसको वो अपना जो पुलिस रजिस्टर होता है, जिसको हम स्टेशन डायरी भी कहते हैं, जनरल डायरी भी कहते हैं, उसके अंदर वो सारा सब्सटेंस लिख देता है और ये कहता है कि जो भी आपने हमें सूचना दी है ये नॉन कॉग्निजिबल इन नेचर है, हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन कॉग्निजिबल है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें कोई कार्रवाई करें तो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए, आप वहाँ से आदेश लेकर के आइए ताकि हम इस केस को लेकर के आगे कार्रवाई कर सकें। फिर जो इन्फॉर्मेंट है, जो जिसने सूचना दी है, जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि उसकी दी हुई सूचना पर कोई कार्रवाई हो तो वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाएगा कंप्लेंट लेकर के और धारा 155(2) के तहत वो ऑर्डर लेकर के आएगा। हम देखते हैं कि 2 प्रकार के ऑफेंस है। मान लो जैसे हमने सेक्शन 495 आईपीसी की बात की, जिसमें कंसीलमेंट ऑफ फर्स्ट मैरिज को लेकर के ऑफेंस है, जिसमें 10 साल की सज़ा है। तो जो भी एग्रीड पर्सन है, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों कोई भी हो सकते हैं, वो कंसर्न कोर्ट के पास जाएंगे कंप्लेंट लेकर के कि ये ऑफेंस हुआ है और हम चाहते हैं कि ये मेरे हस्बैंड या वाइफ के अगेंस्ट में जो भी कार्रवाई करनी है उसके लिए आप ऑर्डर पास कीजिए, क्योंकि बिना कोर्ट की ऑर्डर के जो पुलिस कंसर्न है, पुलिस ऑफिसर है, वो कार्रवाई नहीं करेगा।
सो कई बार हम देखते हैं कि जनरली पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से हटने के तहत जो है वो 323 का मुकदमा बना देती है। मान लो कोई छोटा झगड़ा हो गया, तो जहाँ पे 307 का मुकदमा बनना चाहिए था, 308 का मुकदमा बनना चाहिए था, वहाँ पर पुलिस ने 323 का ही मुकदमा बना दिया। तो उससे भी आप, क्योंकि 323 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस कार्रवाई करती नहीं उसके अंदर, तो उसके अगेंस्ट में भी आप कंप्लेंट कोर्ट के अंदर लगा सकते हो। सो अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन हमने दे दी और मुझे लगता है कि नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैं अपनी एक कंप्लेंट लेकर के कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा और 155(2) के तहत ऑर्डर लेकर के आऊंगा, ताकि वो पुलिस को डायरेक्शन दे कि उसको इन्वेस्टिगेट करें। अब इसमें जो है 155(2) में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, वर्ड शैल यूज है कि कोई भी पुलिस अधिकारी बिना कोर्ट की इजाज़त के, बिना कोर्ट के आदेश के, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन उसे मिली है उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। मैंडेटरी है वो। लेकिन इस चीज़ को लेकर के हमारे यहाँ कई हाई कोर्ट्स के अपने अपने व्यूज़ हैं। कई हाई कोर्ट का कहना है कि अगर 155(2) का कंप्लाइंस नहीं किया तो जो भी इन्वेस्टिगेशन की है या उसके बेसिस पर जो प्रोसीडिंग हुई है वो विशेट हो जाती है। तो इस पर अलग अलग वो हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब सपोज मैं बीइंग ए एग्रीव्ड पर्सन, मैं कोर्ट में गया और कोर्ट से मैं ऑर्डर ले आया और जहां पे पुलिस को डायरेक्शन दे दी गई कि आप इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेट करिए। तो इसमें सेक्शन 155(3) में ये कहते हैं कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास हो गया जहां पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, तो उसके तहत उस पुलिस ऑफिसर के पास वो सारी पावर होंगी जो 156(1) में होती है। क्योंकि 156(1) में क्या लिखा हुआ है कि वो सारी पावर मिलती है इन्वेस्टिगेट करने की कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने की जितनी भी पावर पुलिस ऑफिसर के पास होती है, वो सारी पावर 155(3) के तहत आईओ के, ये पुलिस ऑफिसर के पास होगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ करके, वो क्या, अरेस्ट को। अगर कोर्ट ने कहा है कि आप अरेस्ट नहीं करोगे तो आप अरेस्ट नहीं करोगे उसको। दैट मीन्स मीनिंग देयर बाय कि विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट यू कैन नॉट अरेस्ट द एक्यूज पर्सन, जिसके अगेंस्ट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कंप्लेंट दिया गया है। 155(4) में वो आगे कहता है, हम देखते हैं कि एक एफआईआर हुई, उसके अंदर 3 ऑफेंसेस जो हैं वो कॉग्निजेबल हैं या नॉन कॉग्निजेबल हैं। 3 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, 1 कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो 155(4) में लिखा हुआ है कि यदि ऐसा है जहां पे लिखा हुआ है कि 3 ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, 1 कॉग्निजेबल है, तो जो पूरा जो केस है वो कॉग्निजेबल केस कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उसके 3 जो सेक्शन है वो नॉन कॉग्निजेबल तरीके से इन्वेस्टिगेट होंगे और एक जो सेक्शन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इन्वेस्टिगेट होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि ऐसे केसेस के अंदर वो पूरा जो केस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इन्वेस्टिगेट होगा, जैसे कि 156(1) के अंदर वो प्रोवाइड किया गया है। सो ये थोड़ा सा था 155 के अंदर, जिसके अंदर हमने एनसीआर के बारे में बात की है। So now we will talk about the complaint cases. What is complaint cases? So complaint जो word है, हम ये देखते हैं कि जो complaint है, complaint cases को पढ़ने के लिए खासकर वो सेक्शन 200 से लेकर के 210 तक जो है complaint को स्पेसिफिकली डील किया गया, कुछ सेक्शन को छोड़ करके। हम देखते हैं कि सेक्शन 200 जिसमें कहा गया complaint, क्योंकि जो भी complaint फाइल होती हैं वो सेक्शन 200 के फाइल होती हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कंप्लेंट। तो सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी डिफाइन व्हाट इज कंप्लेंट। हमने इस पे थोड़ी तरह बात कर ली थी। इसका मैं कुछ जो मेन बिंदु हैं उस पर मैं बात करूंगा कि व्हाट आर दी मेन एसेंशियल्स ऑफ द कंप्लेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 2D में है कि आप कोई भी कंप्लेंट ऑरली, रिटर्न में, इवन बाय पोस्ट
भी मजिस्ट्रेट कंसर्न को भेज सकते हैं। किसको? मजिस्ट्रेट को, जज को नहीं। तो जो भी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है आपके इलाके का, आप उसको भेज सकते हैं। दूसरा, जो भी कंप्लेंट आप भेजेंगे, आप इस इंटेंशन से भेजेंगे कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस पर कोई एक्शन ले सकें, इन व्यू ऑफ टेकिंग एनी एक्शन। किसके खिलाफ? चाहे उस कंप्लेंट में कोई नॉन एक्यूज हो या अननोन एक्यूज हो, दोनों के बारे में आप उस कंप्लेंट के अंदर लिख सकते हैं। जो एक मेन, जो मुख्य जो सवाल है वो ये, जो आखिरी जो पार्ट है सेक्शन 2D का, वो ये कहता है कि इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, मीनिंग देयर बाय कि FIR के बेसिस, कोई भी जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसका बेसिस जो है वो FIR होता है। तो कहता है कि FIR के बाद जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद सेक्शन 173 CRPC के तहत जो फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम चार्जशीट भी कहते हैं, जो फाइल करते हैं, तो कहता है हम उसको नहीं मानेंगे, वो कंप्लेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। सो ये एक जनरल नेचर है। अब इसकी एक एक्सेप्शन भी है जो कि एक्सप्लेनेशन के अंदर दे रखी है। उस एक्सप्लेनेशन में क्या है? वो ये कहता है कि एक्सप्लेनेशन के अंदर कि पुलिस ने किसी केस को इन्वेस्टिगेट किया और अंत में ये पाया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया कि ये जो केस है वो नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर है, कॉग्निजेबल नहीं है। तो उस दशा में इस एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया गया है कि अगर ऐसा केस पाया गया तो जो रिपोर्ट फाइल करेगा पुलिस वाला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, तो वो जो रिपोर्ट होगी वो एज ए कंप्लेंट ट्रीट की जाएगी और जिस पुलिस वाले ने वो फाइल की है वो एज ए कंप्लेनेंट माना जाएगा। तो ये सेक्शन 2D है जिसको मैंने थोड़ा फौरी तौर पे आपको बताने की कोशिश की है। नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो कंप्लेंट है वो किन किन केसेस के अंदर फाइल होती है, किस तरीके से, उसका बेसिस क्या होता है। हम देखते हैं कि जब पुलिस FIR नहीं करती 154 के अंदर, तो 154(3) के अंदर हम अपने सुपीरियर ऑफिसर को भेजते हैं कंप्लेंट, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो फिर हम 156(3) कोर्ट के अंदर लगाते हैं। अब मान लो 156(3) भी डिसमिस हो गई, देन व्हाट रेमेडी वी हैव? देन अगेंस्ट द डिसमिसल ऑफ 156(3) देन वी कैन फाइल ए रिविजन पिटीशन। और जनरली कोर्ट ये कहते हैं कि भाई अपना 200 के अंदर आप कंप्लेंट फाइल करिए, उसके अंदर हम एविडेंस कराएंगे, उसके बाद देखेंगे। सो 1 कि जहां पे आपकी 156 डिसमिस हो जाती है और कंप्लेनेंट एविडेंस होता है। सेकंड, 155 NCR जिसकी हमने बात की थी कि केस बनता था 308 का, लेकिन पुलिस ने बना दिया सिर्फ 323 का, तो उस दशा के अंदर भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। थर्ड है कि आप डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अभी कंप्लेंट को लेकर के 2 मेजर जजमेंट आए हैं जिसके बारे में बताना चाहता हूं। कि पहले एक सवाल आता है कि जो भी कंप्लेंट हम सेक्शन 200 CRPC के अंदर फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, क्या वो कंप्लेंट किसी सपोर्टिंग एफिडेविट के साथ फाइल होनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अदरवाइज जो एफिडेविट का, सपोर्टिंग एफिडेविट का कंसेप्ट है वो सिर्फ सिविल केसेस के अंदर होता है, वो क्रिमिनल केसेस के अंदर नहीं होता है। लेकिन ये देखा गया, खासकर 41st लॉ कमीशन जो रिपोर्ट है इंडिया की, उसने भी जब CRPC इनेक्ट होने से पहले ये बात कही थी कि भाई बहुत सारी झूठी कंप्लेंट्स फाइल होती हैं, तो उसमें कहा कि जो फॉल्स जो कंप्लेंट फाइल होती है उसके नंबर्स कम हों, इसलिए हम मानते हैं कि जो भी 156(3) या 200 की जो कंप्लेंट फाइल हो रही है वो एफिडेविट के साथ फाइल हो, सपोर्टिंग एफिडेविट के साथ फाइल हो। तो इसको लेकर के ये केस आया प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015 में, जिसने ये कहा कि नाउ इट इज मैंडेटरी टू फाइल ए सपोर्टिंग एफिडेविट अलॉन्ग विद 156(3) और 200 CRPC। द सेकेंड एस्पेक्ट अबाउट द कंप्लेंट केस कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि ऑर्डर 6 रूल 17 टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग इन सिविल मैटर्स। मान लो कोई प्लेन फाइल की है और हम उसमें को अमेंड करना चाहते हैं, तो एज पर सेक्शन ऑर्डर 6 रूल 17 वी हैव टू मूव एप्लीकेशन बिफोर द कंसर्न कोर्ट टू अमेंड द प्लीडिंग्स। तो वैसे ही सवाल ये आया कि क्या अगर हमने कोई कंप्लेंट फाइल की है तो क्या हम उसको अमेंड कर सकते हैं?
तो इस दशा में हम देखते हैं कि सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन पैसेज ऑफ द टाइम इस पर लॉ डेवलप हुआ और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने SR सुकुमार वर्सेस S सुनंद रघुराम के केस में ये कहा कि नाउ द कंप्लेंट कैन बी अमेंडेड। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं चेंज होना चाहिए कंप्लेंट का, लेकिन इट कैन बी अमेंडेड। तो दीज आर टू मेजर डेवलपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेंट केसेस। सो नाउ वी से हमने ये देखा कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो कॉग्निजेंस लेते हैं सेक्शन 190 सीआरपीसी के तहत। तो देयर आर 3 कैटेगरी वेयर ए मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस। 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कहते हैं कि एक मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट केस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। सेकेंड वो कहते हैं पुलिस रिपोर्ट मीनिंग देयर बाय चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी। थर्ड वो कहते हैं कि वो सुमोटो भी ले सकते हैं। तो ये 3 स्टेजेस पर इन 3 कैटेगरी के तहत मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं। नाउ अब वो जो कंप्लेंट है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए भी होती है। तो जो सेक्शन कंप्लेंट केस को लेकर के वो सेक्शन 200 डील करता है स्पेसिफिकली सीआरपीसी का। So, suppose I have filed a complaint before the magistrate under section 200 CRPC और मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं कंटेंट को पढ़ते हुए कंप्लेंट के कि नहीं मुझे यहाँ पर 156(3) के तहत पुलिस को डायरेक्शन देनी है। मीनिंग देयर बाय अगर मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को डायरेक्शन देते हैं बिना कंप्लेनेंट के एविडेंस के, तो ये कहते हैं कि इट इज कॉल्ड ए प्री कॉग्निजेंस स्टेज। तो मजिस्ट्रेट साहब के पास यहां पर यह भी अल्टरनेट है कि वो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने से पहले भी मजिस्ट्रेट कंसर्न को पुलिस कंसर्न को प्लीज नो क्वेश्चन। सो मजिस्ट्रेट कंसर्न पुलिस ऑफिसर को 156(3) के तहत डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। मीनिंग देयर बाय इन्वेस्टिगेशन करिए मीनिंग देयर बाय कि वो एफआईआर दर्ज करे और उस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट फाइल करे। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं मैं 156(3) का प्रोसेस में नहीं जाना चाहता, तो फिर वो कहेंगे कि भाई कंप्लेनेंट साहब आप आओ, अपनी एविडेंस कराओ और आपके जो भी गवाह हैं, विटनेसेस हैं, उनका भी एविडेंस कराओ ऑन ओथ। सो अगर 156(3) के का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं 200 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब, तो वो 200 की कंप्लेंट का वो कांग्रेस लेंगे। सबसे पहले वो जो कंप्लेनेंट है और उनके विटनेस को एग्जामिन करेंगे ऑन ओथ, और जो भी एविडेंस या जो भी स्टेटमेंट आई है, रिकॉर्ड की गई है कंप्लेनेंट की और उसके विटनेसेस की, उसको राइटिंग में लिखा जाएगा। जनरली क्या होता है कि हम 20 पेज की 30 पेज की जितनी फीस मिलती है क्लाइंट से, उसके बेसिस पे हम उतनी बड़ी बड़ी कंप्लेंट बना देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मजिस्ट्रेट साहब है सारा का सारा उतार देते हैं। हमने कई बार प्रैक्टिकल भी देखा है कि वो काफ़ी लंबा चला जाता है। लेकिन ये कहता है कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन ऑल द कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट इन द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बिफोर द कोर्ट। वो कहते हैं जो सब्सटेंस है मेन, वो आप उनके उसमें लिखवाइए, कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो कोर्ट जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। फिर वो कहते हैं कि अब जो भी कंप्लेनेंट या विटनेसेस का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, इट शैल बी साइंड। इट शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट, बाय द विटनेसेस and by the magistrate, and signing by these 3 persons, complainant, witnesses and the magistrate, it is a mandatory provision. It cannot be bypassed. So this is a general in nature कि complainant का जब भी एविडेंस होगा, जिसको हम प्री समनिंग एविडेंस भी कहते हैं, दैट मीन्स अगर कोर्ट ने कह दिया है कि येस आई विल रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट फर्स्ट, देन आई विल प्रोसीड फर्दर, मीनिंग देयर बाय अगर उन्होंने ये कह दिया है कि मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा, दैट मीन्स ही हैज टेकन द कॉग्निजेंस। तो यहां पर सेक्शन 190 का जो वर्ड कॉग्निजेंस है, इट मीन्स ही हैज टेकन द कॉग्निजेंस इफ ही हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंप्लेनेंट टू रिकॉर्ड
हिज स्टेटमेंट फर्स्ट। ये इन जर्नल है। अब इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मीनिंग देयर बाय कि कहां पर मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेनेंट का एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उसमें दो इसकी जो प्रोविजो है उसके अंदर ये कहा गया कि कब कंप्लेनेंट का एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होगा ऑन ओथ। कहते हैं कि प्रोविजो में एक सब क्लॉज ए है, उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि जहां पे अगर कोई कंप्लेंट कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो किसी दूसरे सरकारी विभाग का पब्लिक ऑफिसर हो, अगर वो कोई रिटर्न में कंप्लेंट देता है कोर्ट को अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत, तो उसका एविडेंस, उसका प्री सबमिटिंग एविडेंस बाईपास किया जा सकता है। तो कोर्ट डायरेक्ट 204 के अंदर उस प्रोसेस कर सकती है इशू। सेकेंड वो कहते हैं कि अगर कोई क्लॉज बी के अंदर अगर कोई केस सीजीएम के मार्फत या मजिस्ट्रेट के मार्फत ट्रांसफर होकर के आया उसको सुनने के लिए, तो वहां पर भी उसको बाईपास कर सकते हैं। सो दिस इज दी सेक्शन दिस इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 200 इन जनरल कि मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेनेंट और उसका विटनेसेस का एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे। इट इज कॉल्ड ए प्री सबमिटिंग एविडेंस। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है कि यदि कोई कंप्लेन रिटर्न में किसी मजिस्ट्रेट साहब ने या किसी पब्लिक ऑफिसर ने की है, तो वहां पर इनका जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। नाउ सो व्हाट वी सेड कि ये क्यों जरूरी है प्री सबमिटिंग एविडेंस, इतना क्यों बनाया कि भाई पहले कंप्लेंट फाइल करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं कि वी विल गेट इट इन दी 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट फॉल्स और फ्रिवलेस फाइल होती हैं, तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम मजिस्ट्रेट साहब का जुडिशियल माइंड अप्लाई करवाएं, ताकि जो भी एक्यूज बनाया गया जिसके खिलाफ केस फाइल किया जा रहा है, उसका जो लिबर्टी का जो राइट है वो वायलेट ना हो। क्योंकि आर्टिकल 21 अगर कोई गलत तरीके से अगर ऑर्डर पास हो गया सबमिटिंग का, तो क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडियन सोसाइटी के अंदर देखा जाता है कि सम्मन आ जाना इट इज़ नॉट ए गुड साइन सोसाइटी के अंदर। तो कहते हैं कि अगर आप सम्मन इश्यू कर रहे हैं तो सम वेयर यू आर वायलेटिंग द आर्टिकल 21 ऑफ द पर्सन ऑफ ए सिटीजन ऑफ ए पर्सन। सो उससे पहले आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, इसलिए इन्होंने कहा कि इट इज़ ए मैंडेटरी थिंग। सो फिर फर्दर उन्होंने कहा कि वाई इट इज़, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि सेक्शन 204 के अंदर प्रोसेस इशू करने से पहले इट इज मैंडेटरी ड्यूटी फॉर ए मजिस्ट्रेट कंसर्न टू ascertain whether there is a prima facie case is made out or not against the person mentioned in the complaint as accused। फिर एक और इसमें डेवलपमेंट हुआ कि जैसे कि हम देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 200 सब क्लॉज 1 के अंदर कि कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस, एंड लिखा हुआ वर्ड कि वो वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए और उनका वो एविडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने नाम नहीं लिखा है विटनेसेस का, तो इट डजेंट मीन कि उनकी जो उसके बेसिस पे अगर कोई प्रोसीडिंग हुई है तो विशिएट हो जाएगी। तो इट वॉन्ट विशिएट द प्रोसीडिंग। फर्दर इट सेज कि यदि बिना कंप्लेनेंट की एविडेंस के, बिना कंप्लेनेंट और उसके विटनेस के एविडेंस के मजिस्ट्रेट साहब ने वो कंप्लेंट डिसमिस कर दी है, सो दैट ऑर्डर अमाउंट्स टू इलीगल ऑर्डर। इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब सपोज ये थोड़ा बहुत जो है सेक्शन 200 के बारे में था। अब सेक्शन 201 में वो कहते हैं कि यदि कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर दी गई है और उन मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर दी गई जो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉग्निजेंस लेने के उस कंप्लेंट के बेसिस पर, तो कहते हैं कि वो मजिस्ट्रेट साहब जिनको मालूम चल गया कि येस आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑन दिस कंप्लेंट, अगर वो कंप्लेंट रिटर्न में फाइल की गई है तो मजिस्ट्रेट साहब उसको इन्फॉर्म करेंगे भाई अपनी ये कंप्लेंट लो, एंडोर्स करके कि ये कंप्लेंट लो और अप्रोप्रिएट कोर्ट के अंदर उसको फाइल करिए। सेकंड, अगर कोई कंप्लेंट ऑरली है तो उनको ऑरली डायरेक्शन कर देंगे, गो बिफोर द कंप्लेंट कोर्ट टू फाइल द सेम। नाउ अब सेक्शन 202 जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा टेक्निकल भी है सीआरपीसी का, जो ये कहता है कि सेक्शन 204 सीआरपीसी के तहत जब मजिस्ट्रेट साहब कोई प्रोसेस इशू करते हैं उससे पहले वो अगर चाहें
तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं किन दशा के अंदर और किस लिए, वो 202 के अंदर लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि 202 के अंदर कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो जो प्रोसेस है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं फॉर स्क्रूटनाइज द कंप्लेंट, कि बेसिकली क्योंकि एविडेंस तो प्री सबमिटिंग एविडेंस हो गया है कंप्लेनेंट का और उसके विटनेस का, लेकिन फर्दर उसको और स्क्रूटनाइज करने की अगर जरूरत लगती है मजिस्ट्रेट साहब को तो वो प्रोसेस को जो है रोक सकते हैं। सो क्या इसका ये लबोलब ये कहता है सेक्शन 202 का कि मजिस्ट्रेट साहब को जब कोई कंप्लेंट मिलती है, चाहे वो प्राइवेट कंप्लेंट हो, चाहे वो सेक्शन 192 के तहत आई हो मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, आप ये जो कंप्लेंट आई है उसको पढ़ने के बाद, उसके कंटेंट को देखने के बाद, या जो भी एविडेंस रिकॉर्ड हुई है अगर प्राइवेट कंप्लेंट है उसके बेसिस पर अगर मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि इफ ही थिंक्स फिट एंड शेल, कि यदि एक्यूज जो है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरी स्टेट में है तो वो जो प्रोसेस है सम्मन का उसको रोक सकते हैं। और रोकने के बाद वो क्या करेंगे, वो दो काम कर सकते हैं। नंबर 1, या तो वो खुद इंक्वायरी इनिशिएट करें या किसी दूसरे व्यक्ति को वो इन्वेस्टिगेशन की, या तो पुलिस ऑफिसर को या कोई दूसरे व्यक्ति को वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप ये मैटर इन्वेस्टिगेट करके लाइए। तो ये दो ऑप्शन मजिस्ट्रेट साहब के पास हैं। इंस्टीड ऑफ to issue process under section 204 CRPC, the magistrate has power to initiate an inquiry or direct investigation in respect of the complaint recorded by the magistrate. किस लिए करेंगे? For the purpose of deciding whether there are sufficient material or ground to proceed further or not, and it is very limited। ये नहीं कि जिस तरीके से बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं 156(1) के तहत पुलिस ऑफिसर, बोला उतनी नहीं, और जिस तरीके से आप इंक्वायरी वहाँ पे करते हो जब चार्जशीट फाइल होती है, बोला उतनी नहीं। बोला यह लिमिटेड पर्पस के लिए है, आप लिमिटेड पर्पस के लिए ही इसके अंदर इंक्वायरी कर सकते हैं और डायरेक्शन दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को पुलिस की, कि क्या हम ये पाते हैं कि जो एविडेंस आई है वो काफ़ी नहीं है और एविडेंस की ज़रूरत है। तो वे कहते हैं कि सफिशिएंट ग्राउंड कि वेदर देर आर सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर और नॉट। तो इस लिमिटेड पर्पस के लिए यहाँ पर सेक्शन 202 के अंदर वो प्रोसेस को रोक सकते हैं और इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकते हैं। अब इसकी भी एक एक्सेप्शन है सेक्शन 202 के तहत। वो ये कहता है कि अगर कोई कंप्लेंट ऐसी आई है जो कि ऐसे ऑफेंसेस को डिस्क्लोज करती है जो स्पेसिफिकली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, बोला तब नहीं करोगे आप, तब तो आप डायरेक्ट जो है आगे प्रोविजन उसके अंदर दिया हुआ है कि तब तो आप जितने भी एविडेंस हैं कंप्लेनेंट के और कंप्लेनेंट के जितने भी विटनेसेस हैं उसके सारे के सारे जो एविडेंस हैं वो रिकॉर्ड पहले करोगे। तो मीनिंग देयर बाय सेशन का कोई ऐसा ट्रायल ऐसी कंप्लेंट है जो सेशन ट्रायल के बारे में बात करती है, सारे ऑफेंसेस सेशन ट्राइबल हैं, तो वहां पर वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। सेकेंड ये कहता है कि अगर कोई कोर्ट की कंप्लेंट नहीं है तो सबसे पहले वो कोई प्राइवेट कंप्लेंट है तो बिना स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट और जो विटनेसेस हैं, कंप्लेनेंट और विटनेसेस की एविडेंस रिकॉर्ड करने से पहले जो मजिस्ट्रेट साहब है वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट है कि सबसे पहले क्लॉज जो बी है इसका एक्सेप्शन का, कि वो कंप्लेनेंट और उसका विटनेसेस का एविडेंस रिकॉर्ड करें, उसके बाद वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करें। अब सेक्शन 202 का सब क्लॉज 2 वो ये कहता है कि यदि कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया कि भाई हम इंक्वायरी कराना चाहते हैं, किस चीज़ की इंक्वायरी, मान लो प्राइवेट कंप्लेंट है और मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि येस आई नीड सर्टेन साइंटिफिक एविडेंस, कि कहीं मुझे एफएसएल से मंगाने की ज़रूरत है
कोई दूसरे ऐसे एविडेंस मुझे लगते हैं कि यहाँ पर होने चाहिए जो आ सकते हैं, या किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को एविडेंस के लिए बुलाना चाहते हैं कि जो जरूरी है उस केस के लिए, तो वो भी बुला सकते हैं एज पर दी डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द कोर्ट, जो उनको फिट लगता है। फिर वो कहते हैं कि इसका भी प्रोविजो है जो मैंने पहले बात की कि यदि कोर्ट को लगता है कि सेशन ट्रायल है, सेशन ट्रायल होगा इन ऑफेंसेस का, जो कंप्लेंट उनके पास आई है जो डिस्क्लोज करते हैं सेशन ट्रायल उसका स्पेसिफिकली होगा, तो वहां पर कहते हैं कि वहां पर वो नहीं बुलाएंगे, वहां कहते हैं कि आप बीइंग ए कंप्लेनेंट और जितने भी विटनेसेस हैं, वो कहते हैं ऑल विटनेसेस, नॉट सम विटनेसेस, तो यू हैव टू ब्रिंग ऑल द विटनेसेस बिफोर द कोर्ट। नाउ सब क्लोज 3 ऑफ सेक्शन 202 सेज, ये इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, क्योंकि सेक्शन 202 इंक्वायरी की बात करता है, ये इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। कि ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब ने अदर देन द पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को ये डायरेक्शन दी है कि आप इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, तो ये कहते हैं कि उस व्यक्ति को सारी वो पावर होंगी जो 156(1) के अंदर पुलिस ऑफिसर को होती हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेट द मैटर, सिवाय अरेस्ट करने के। तो ये जो दूसरा व्यक्ति है जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको सारी पावर है सिवाय अरेस्ट करने के। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार सवाल आता है कि भाई जो एक्यूज है, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन चल रही है, कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अभी तक कोर्ट ने प्रोसेस इशू नहीं किया है, सेक्शन 204 को के अंदर जो है उसको कंप्लाइंस नहीं किया है, तो क्या एक्यूज को इन प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट है या नहीं। तो देयर इज वन केस, मनहरी भाई वर्सेस मुलाजी भाई काकड़िया, 2012 सुप्रीम कोर्ट का केस। वो कहता है कि द एक्यूज पर्सन हैज नो राइट टू इंटरफेयर और पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 202 से लेकर 203 तक। फिर वो कहता है कि द कोर्ट हैज पावर टू पोस्टपोन द इशू अगर एक्यूज जो है वो मिल नहीं रहा, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए प्राइवेट पर्सन टू सर्च और फाइंड आउट ए पर्सन हु इज एक्यूज इन द कंप्लेन। तो कहते हैं कि वो उसको प्रोसेस को जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं, पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इसको अरेस्ट करके लाइए। फिर पर एक और इसमें जजमेंट है वो जो कहती है कि अगर मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी कर ली है, वो खुद इंक्वायरी करना चाहते हैं और उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट कर ली है, तब वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं कर सकते। और उसी तरीके से अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए हैं मजिस्ट्रेट साहब ने, तो फिर वो इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो दिस इज द सर्टेन थिंग। और देयर इज वन केस, रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2000 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। वो ये कहता है कि अगर सेक्शन 202 की कंप्लायंस नहीं की है, तो क्या जो प्रोसीडिंग है 203 के बाद जो स्टार्ट हुई है, जहां पर कॉग्निजेंस ले लिया है 204 के अंदर, कोर्ट ने प्रोसेस इशू कर दिया है, तो क्या ये प्रोसीडिंग विशिएट होंगी। तो कहती है कि द सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नो, इट वॉन्ट विशिएट द प्रोसीडिंग एक्सेप्ट या अनलेस इट इज प्रिजुडाइज द राइट्स ऑफ द एक्यूज। तो अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रिजुडाइज किया गया है उसके राइट्स को, तब विशिएट हो सकती है, अदरवाइज इट वॉन्ट विशिएट। नाउ एज पर सेक्शन 203 ऑफ सीआरपीसी, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। सो 201 सेक्शन 200 के अंदर विटनेसेस और कंप्लेंट का एविडेंस होती है। 201 में जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास ट्रांसफर हो सकता है केस, अगर इनकॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के सामने पेंडिंग है। 202 के अंदर जो है पोस्टपोन हो सकता है प्रोसेस, और जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी। देयर आफ्टर 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। वो कहते हैं कि अगर कोर्ट ने कंप्लेनेंट का और उसके गवाहों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया और इंक्वायरी कर ली या इन्वेस्टिगेशन कर ली, और उसके बेसिस पे कोर्ट ने ये ओपिनियन बनाया
ओपिनियन मीन्स ही हैज अप्लाइड हिज जुडिशियल माइंड। और जब उन्होंने एक ओपिनियन बनाया कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, इन तमाम जो भी प्री समनिंग एविडेंस आया है उसके बेसिस पे उनको लगता है कि यस देयर इज नो सफिशिएंट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, देन ही शैल डिसमिस द कंप्लेंट, एंड व्हेन ही विल डिसमिस द कंप्लेंट ही विल मेंशन ऑल द रीजन इन ब्रीफ। तो डिसमिसल के जो ग्राउंड होंगे वो एक ऑर्डर में लिखेंगे, कि वो किन ग्राउंड्स पे वो कंप्लेंट डिसमिस कर रहे हैं। सो देयर इज वन जजमेंट, वो कहते हैं कि जो ऑर्डर है, डिसमिसल का ऑर्डर है, वो सिर्फ जनरली फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, वो एक जजमेंट की तरह होना चाहिए। और उस जजमेंट के अंदर जैसे रीजंस दिए जाते हैं, रीजंस फॉर जजमेंट, बोला सो डिसमिसल के आपको वो रीजंस लिखने पड़ेंगे। इट शुड नॉट बी ब्लैंक ऑर्डर, इट शुड बी स्पीकिंग ऑर्डर। सो देयर इज वन केस कॉल्ड निर्मलजीत सिंह हून वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1973 सुप्रीम कोर्ट। इट सेज कि यदि कोई कंप्लेंट है जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, अनट्रस्टवर्दी है, तब भी आप सेक्शन 204 के अंदर प्रोसेस इशू कर सकते हो। बट व्हेन इफ द कोर्ट फाइंड्स द अदर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, जिसके बेसिस पर कोर्ट ये ओपिनियन बनाते हैं कि यस देयर इज ए प्रिमा फेसाई केस इज मेड आउट। तो चाहे अगर कोई प्रिमा फेसाई केस मेड आउट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, तो चाहे कंप्लेनेंट जो भी स्टेटमेंट दिया उसने, चाहे वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो, चाहे वो अनट्रस्टवर्दी हो, तब भी वो प्रोसेस इशू कर सकती है और कंप्लेंट जो है वो डिसमिस नहीं होगी। फिर वो कहते हैं कि आगे कि यदि कोई कंप्लेंट बनाई, उसमें 5 एक्यूज बनाए, कोर्ट ने कहा कि 2 के खिलाफ तो मैं प्रोसेस इशू कर रहा हूं, 3 के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, तो उसमें भी ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर 3 के खिलाफ आप नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स 3 के खिलाफ कंप्लेंट जो है डिसमिस कर रहे हो, तब भी आपको सफिशिएंट रीजन, जो रीजंस हैं वो लिखने पड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि डिसमिसल ऑफ ए कंप्लेंट विदाउट रीजन इज इलीगल एंड इट कैन नॉट बी क्योर्ड एज पर सेक्शन 465 ऑफ सीआरपीसी। नाउ कई बार होता है कि भाई एक कंप्लेंट फाइल की, वो डिसमिस हो गई, फिर कहते हैं कि भाई लाओ दूसरी कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यू कैन फाइल ए सेकेंड कंप्लेंट ऑन द सेम फैक्ट बट ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। What are the exceptional circumstances? Number 1, यदि if dismissal order is based on incomplete record, पूरे जो रिकॉर्ड्स थे वो कंसीडर नहीं किए गए कोर्ट के द्वारा, तब भी आप सेकेंड कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सेकेंड वो कहता है कि अगर जो प्रीवियस ऑर्डर है वो कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कंप्लेंट के नेचर को लेकर के, या जो ऑर्डर है वो अनजस्ट है, फुलिश है, तब भी आप सेकंड कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तीसरा वो कहता है कि आप सेकंड कंप्लेंट के अंदर आप नए फैक्ट भी डाल सकते हो, लेकिन वो फैक्ट डाल सकते हो जो आप पहली कंप्लेंट में नहीं डाल सके थे, विद सम रीजनेबल डिलीजेंस। देयर शुड बी सम रीजनेबल डिलीजेंस। आपने पूरा प्रयास किया था उन फैक्ट्स को डालने का, लेकिन वो नहीं डाल पाए, तो यू हैव टू सेटिस्फाई द कोर्ट कि ड्यू टू दीज रीजंस you were unable to mention all this fact in your previous complaint. So there is one last point I would like to discuss. If suppose a complaint has been dismissed, then what the remedy you have? Then remedy is a revision. You will file a revision. अगर कोई आपकी कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है सेक्शन 203 के तहत, तो आपके पास रेमेडी है रिवीजन फाइल करने की। सो देयर इज वन अनदर केस जो मैंने पहले बात करी थी, मनहरी भाई वर्सेस मुलजी भाई काकड़िया, सुप्रीम कोर्ट 2012। उसमें ये कहता है कि जैसे हमने पहले बात की कि सेक्शन 203 से पहले
मीनिंग देयर बाय सेक्शन 200 से लेकर के 203 के बीच में कहीं पर भी एक्यूज का कोई रोल नहीं है. ही कैन नॉट पार्टिसिपेट, ही कैन नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसीडिंग्स. लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डिसमिसल के ऑर्डर के अगेंस्ट में एग्रीव्ड पर्सन, मीनिंग देयर बाय कंप्लेनेंट अगर रिवीजन में जाता है, हायर कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि देन दिस द एक्यूज और द सस्पेक्ट पर्सन mentioned in the complaint is the right to participate in the proceeding. So meaning thereby कि रिवीजन अगर फाइल है या उससे हायर कोर्ट के अंदर केस जा रहा है, तो एज पर दिस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द अक्यूज पर्सन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स. सो इट इज लिटिल बिट अबाउट द कंप्लेंट एंड एनसीआर केसेस. मैंने बहुत छोटे में करने की कोशिश की है क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो, फिर भी आई थिंक लंबा हो गया. सो आई वुड लाइक टू focus on the main ingredients of the provision of the CRPC. So I would like to conclude here, and with this request, if you have any kind of question, you can subscribe my YouTube channel with the same name, Rahul's Vidhi Pathshala, and you can put your question out there and I will reply within time. So because it is not possible here to give the to answer you of all the queries and questions, because it will take time. So it will be easier for me if you will put your all the question at my YouTube channel where I will reply. So thank you friends, you have listened me, and thank you so much and take care.